गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और एक बार देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक करेंगे हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इसके बारे में पहले भी आपको मैं कई बार करवा चुका हूं, लेकिन आज थोड़े से इसको एक अलग से हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में था। अगला पढ़ेंगे हम लोग ओपेक के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके बारे में भी हम लोग 2-3 दिन पहले कर चुके थे, लेकिन एक थोड़ा सा एक अलग एंगल यहाँ पे बनता है, एक अलग डायमेंशन बनती है, तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अबाउट द क्लाइमेट कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड यूएसए। इसको आप यहाँ पे यूएसए कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा जीएस पेपर 2 और 3 से इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द इंडियाज डायरेक्ट एंगेजमेंट विद तालिबान। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया को तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए, दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में ही जो है आज का ये डिटेल्ड एडिटोरियल है। अलग एंगल से करेंगे, तालिबान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तालिबान क्या है कैसे है वो तो हम लोग सब कर चुके हैं, है ना, कई बार। तालिबान के साथ डील करना चाहिए, फ्यूचर में जो इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेजेंस है वो सारी की सारी चीजें, चाइना वाला एंगल, पाकिस्तान वाला एंगल थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। अगला रहेगा दैट वुड बी अबाउट द रूरल इकोनॉमी एंड द वेल बींग। थोड़ा सा फिलोसफिकल है ये। ठीक है, आपका एसए में ज्यादा काम आ सकता है या फिर इंटरव्यू में ज्यादा काम आ सकता है। जीएस के पर्सपेक्टिव से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी इसको इंक्लूड कर लिया। अगर किसी को पसंद आता है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है दैट वुड बी अबाउट द इंटरव्यू विद द केरला फाइनेंस मिनिस्टर। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए जी, पहली बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किस लिए यूज होता है? टू डोनेट द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हो, चंदा अगर देना चाहते हो, तो आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दे सकते हो। बॉन्ड कुछ नहीं होता दोस्तों, बॉन्ड जिस एक पीस ऑफ पेपर होता है। ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस 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 इज द अमाउंट लाइक 1 करोड़ रुपीज आई वांट टू गिव दिस बीजेपी पार्टी। और इसके ऊपर क्या होता है, किसी बैंक का, एसबीआई बैंक का के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसके ऊपर आपको कोई नाम पता कुछ नहीं होता है, कोई आपका अकाउंट नंबर नहीं होता है, सिर्फ ये लिखा होता है कि ये अमाउंट है और इस पार्टी को मुझे पे करना है, दैट्स इट। यही होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक के थ्रू ही इसको दिया जा सकता है और किसी के थ्रू नहीं दिया जा सकता। इस पे डोनर का नाम नहीं होता है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी एक्चुअली यहां पे यही है। तो ये एक ब्लैंक पेपर होता है एक तरह का। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाता है तो उसको पता ही नहीं चलेगा किसने उसको डोनेट किया है। सिर्फ बैंक को पता होता है, ओनली बैंक को पता होता है कि ये जो बॉन्ड खरीदा है ये किसने खरीदा है। क्योंकि जब आप बैंक से उसको खरीदोगे आपको अपनी डिटेल तो देनी पड़ेगी ना, केवाईसी नोम आपको देना पड़ेगा। पहले आपको बैंक में पैसे भी जमा करवाने पड़ेंगे, तभी आपको बैंक वो देगा, अदरवाइज तो नहीं देगा, है ना। जैसे आपका जो डिमांड ड्राफ्ट होता है कुछ कुछ उसी तरह का होता है। पहले आप बैंक में जमा करते हो, बैंक से डिमांड ड्राफ्ट लेते हो, वो किसी थर्ड पार्टी को जमा कराते हो, उस डिमांड ड्राफ्ट को वो थर्ड पार्टी कैश करवा सकती है। यही तरीका होता है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी कुछ कुछ उसी जैसा है। तो यहां पे आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2015, 17, 2018 और 2019? दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, आप ये बताओगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन ही डोनेट कर सकते हैं या फिर फॉरेनर्स भी डोनेट कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखते हैं कितने लोग पहले से हमारे एनालिसिस को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो करना आपने कुछ नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में के अंदर क्या होता है, आप बैंक में जाते हो, बैंक से वो बॉन्ड खरीद लेते हो, उस बॉन्ड को जाके जमा कर देते हो। देखिए, एक चीज यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, इस एडिटोरियल से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये शब्द आपने सबने सुना होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब बिजनेसमैन लोग होते हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, है ना। और जब बिजनेसमैन लोग पॉलिटिशियन के साथ मिलके देश चलाने लगते हैं ना, तो समझ लो उसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, ये बिजनेसमैन लोगों से फंडिंग लेते हैं, चंदा लेते हैं, करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बाद में इलेक्शन पावर में आने के बाद इन बिजनेसमैन लोगों के लिए पॉलिसीज बनाने लगती हैं इनकी फेवर में। तो आम जनता को भूल के वो बिजनेसमैन का भला करने लगती है। दिस इज कॉल्ड क्रोनिक कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म प्रॉब्लम नहीं है, क्रोनी कैपिटलिज्म प्रॉब्लम है। जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल के कुछ बिजनेसमैन लोगों के लिए काम करने लगती हैं। और इंडिया में जो करप्शन है, या आप इंडिया में जो करप्शन है उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म ही है। ठीक है,
तो ये आप थोड़ा सा इससे आप रिलेट कर सकते हो। और इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ा है। हालांकि सरकार ये कहती है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आई है और ब्लैक मार्केटिंग कम हुई है, लेकिन एक्चुअल में इसका इंपैक्ट बिल्कुल उल्टा हुआ है। जब आप बता ही नहीं पाओगे कि किसने किसको कितना डोनेट किया, तो आप तो डेफिनेटली उसमें करप्शन इन्वॉल्व होगा। हाँ, आप आरटीआई लगा सकते हो, एक्चुअली पूरा मामला आरटीआई से ही आया है। आरटीआई लगा सकते हो आप बैंक में। बैंक आपको यह बता सकता है कि कितना पैसा कितनी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को गया है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे आपको कि किसने किया है। नो, वाई? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर नहीं आती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ये लीगली मैंडेटरी नहीं है उनको जनता को बताना कि किसने कितना डोनेट किया है। लेकिन जितना भी डेटा हमारे सामने आया उससे यही पता चलता है कि 80% के लगभग तो खाली बीजेपी को ही डोनेट हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आज के समय में, पिछले कुछ सालों से। एनीवेज, सो दैट इज द होल सिचुएशन अबाउट द बॉन्ड थिंग। अगली जो बात करेंगे दैट वुड बी अबाउट द ओपेक। पहले भी करवा चुका हूं मैं ओपेक के बारे में आपको कई बार। ठीक है, ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसके अंदर दोस्तों 13 कंट्रीज हैं। कई बार आप नोट्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको 14 लिखा होगा, क्योंकि वो नोट्स अपडेटेड नहीं है। 2019 में कतार को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। ठीक है, तो उससे पहले ये 14 हुआ करते थे, अभी ये बचे कितने यहां पे? ओनली 13। एक ओपेक प्लस भी होता है, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में कुछ अलग कंट्रीज भी आ जाती हैं, जैसे इसमें रशिया आ जाती है, कंबोडिया आ जाती है, नाइजीरिया वगैरह, ये सब उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ओपेक प्लस के अंदर भी कई सारी कंट्री होती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी 13 कंट्री हैं, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है वो। तो कतार आपको ध्यान रखना है, कतार इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। बाकी वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिस ओपेक। अब यहाँ पे मामला क्या फंसता है? मामला ये है कि जो भी ओपेक कंट्रीज हैं, ये दुनिया में मोस्टली ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। और आपको पता है कि जैसे सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, और जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो मामला पूरा यही है। बात यह है कि जो ओपेक के अंदर जो यूएई है, यूएई इस दुनिया में बिगेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व है यूएई के पास। लेकिन जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और यूएई ना अच्छे खासे दोस्त हैं। हालांकि कुछ मैटर पे वो डिफर करते हैं, अभी रिसेंटली कुछ समय से करने लगे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जो मिडल ईस्ट है ना, यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएई सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये दोनों कंट्री कतार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इशू यहाँ पे ये है कि यूएई बोल रहा था कि प्रोडक्शन को बढ़ाइए, क्योंकि ओपेक ने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया था जब पिछले साल, जब कोविड के टाइम में, जब पहली वेव आई थी कोविड की पूरी दुनिया में, उस टाइम में दुनिया भर में डिमांड कम हो गई थी। डिमांड कम हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी कम कर दी थी। लेकिन अभी जब धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी है, तो यूएई कह रहा है कि आप प्लीज प्रोडक्शन बढ़ाइए, क्योंकि दुनिया भर में प्राइस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यूएई की डिमांड थी प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन सऊदी अरबिया कह रहा था कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुको, देखते हैं। तो वही दोनों के बीच में थोड़ा सा इशू चल रहा था। फाइनली इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि अगस्त के बाद से दिसंबर 2020 तक हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो ऑयल का प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। पहले वो लोग कह रहे थे कि हम लोग 2022 में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग अगस्त में ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और 2022 तक प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे। बाद में इस अग्रीमेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो पिछले साल अप्रैल 2020 में इन्होंने प्रोडक्शन को कम कर दिया था। प्रेजेंट सिचुएशन यही चली कि बहुत सारी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्री में स्पेशली, वैक्सीनेशन जब बढ़ने लगा है, इकोनॉमी ओपन अप होने लगी है, तो डिमांड भी बढ़ने लगी है। तो उस डिमांड को टैकल करने के लिए प्रोडक्शन तो बढ़ानी पड़ेगी ना भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो वो सारी चीजें हैं। ट्रेडिशनली देखा जाए तो सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों खास दोस्त हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़े से इशू हैं। बता देता हूं क्या है। देखिए यहाँ पे है यमन। यमन के अंदर जो है वो सिविल वॉर चल रहा है। अब सऊदी अरेबिया और इसके कई दोस्त हैं कंट्रीज, यूएई की भी जिसके अंदर आता है, इन्होंने यूएई में अपने दोस्तों की मदद की है, लेकिन यूएई ने थोड़े टाइम के बाद अपने पैर पीछे खींच लिए। ठीक है, तो यमन में यूएई सऊदी अरेबिया की हेल्प नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था, अभी भी चल रहा है। ऊपर से यूएई ने क्या किया, इजराइल के साथ अपने
रिलेशनशिप बना लिए। हालांकि इसराइल के किसी भी गल्फ कंट्री के साथ कोई खास आपको सबको पता है कि रिलेशनशिप है नहीं, सब इसराइल को से नफरत करते हैं। इजिप्ट के रिलेशन है नो डाउट, वो भी बाद में हुए थे जब इजिप्ट लड़ाई हार गया था 1967 में, 6 डे वॉर हुआ था। तो रिसेंटली क्या हुआ, ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने मीडिएशन किया और यूएई ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया, जिससे सऊदी अरेबिया नाराज हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इनकी ये जो जियो पॉलिटिक्स है इस तरह से चलती है, लेकिन ओवरऑल इनके बीच में रिलेशन ठीक ठाक ही है, कोई खराब नहीं है बहुत ज़्यादा। अब बात यह है कि तेल हमेशा तो नहीं रहने वाला है, तो इन कंट्रीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म विजन भी देखना पड़ेगा कि 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या होगा। अब जब ये तेल ही लोग खरीदेंगे नहीं आपसे, तो फिर ये कंट्री क्या करेंगे बेचारी। इनकी तो पूरी इकोनॉमी ही ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है। इनके दादा परदादा तो ऊंट चराते थे, है ना, कैरावान होते थे वहां पे। तो ये तो जब थोड़े समय के बाद ही हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर बहुत ज़्यादा फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होने लगा, और वो भी सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज हुआ करती थी, तभी तो इनके पास पैसा आया है ना, तभी तो इतनी वेल्थ आई है। ये इनको भी रियलाइज है कि इसकी वजह से हमारे पास पैसा है। तो फ्यूचर में ये लोग क्या करने वाले हैं, देखिए सबको पता है कि पेरिस अग्रीमेंट के बाद लोग, दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो ग्रीन ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो सब की सब चीज़ें। तो हर पूरी दुनिया में एक मूवमेंट छिड़ी हुई है कि ऑयल को कम से कम यूज़ करना है। जब ऑयल का कम यूज़ करेंगे तो इन कंट्रीज का फ्यूचर का क्या होगा, वो भी सोचने वाली बात है ना। 2018 में ऑलरेडी क्रूड ऑयल मतलब डीजल और पेट्रोल का पीक आ चुका है, क्योंकि दुनिया भर में लोग सोलर और विंड पावर का यूज ज्यादा करने लगे हैं। तो अभी दुनिया भर में ऑयल की ओवरऑल डिमांड कम हो रही है, और इसीलिए ये जो भी कंट्रीज हैं यहाँ पे अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। अभी ये सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं, ताकि फ्यूचर में ये और चीजों से भी पैसा कमा सकें, क्योंकि ऑयल से तो इनकम रहने वाली है नहीं। चाइना ने भी बोल दिया है कि 2030 के बाद मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन मेरी जो मैक्सिमम होगी, इंडिया में भी कम हो रही है, अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में तो छोड़ ही दो आप, वहाँ पे तो बहुत कम उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया है पेट्रोल डीजल को। तो इन कंट्रीज का क्या होगा, तो इसके लिए भी इसको सोचना पड़ेगा कि ओपेक का फ्यूचर क्या होगा, है ना, ओवरऑल ओपेक का फ्यूचर क्या होगा। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ओपेक ही गायब हो जाए। तो ये थोड़ी सी मामला यहाँ पे था, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, पहले भी करवा चुका हूँ। चलिए जी, अगली जो बात आती है वो आती है क्लाइमेट कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड यूएसए। सबको पता है कि यूएसए इस दुनिया में सबसे बड़ा, चाइना सबसे बड़ा एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का। यूएसए इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर। पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो यूएसए इज द लार्जेस्ट एमिटर, क्योंकि यूएसए की पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटा के हिसाब से उसमें उसकी जो है ज़्यादा हो जाती है। वो सारी की सारी चीज़ें ये हैं। आपको ये भी पता है कि चाइना के बीच में और यूएसए के बीच में आजकल बहुत झंझट चल रही है, बहुत टेंशन चल रही है। जब से ट्रम्प भाई साहब आए थे उसके बाद से चल रही थी, और अभी बाइडेन के बाद भी कम नहीं हुई है। तो दोस्तों एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो गया है बिटवीन चाइना एंड यूएसए फॉर द हेजेमनी ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि भैया आप वर्ल्ड लीडर थे, वो अभी भी पास्ट टेंस में जी रहे हैं। चाइना कहता है कि आपका समय गया, अभी एशिया का समय स्टार्ट हो गया है। तो एक तलवार, अभी म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अमेरिका जो है एकदम छटपटा रहा है कि चाहे कैसे वो चाइना के डोमिनेशन को कम करे, लेकिन जो हो नहीं पा रहा है। तो चाइना का भी यही कहना है कि जो आप क्लाइमेट चेंज की बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी हम लोग क्लाइमेट के ऊपर भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरी पूरी बात है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो वो सारे की इसको इम्पैक्ट किया है। चाइना ने ये कहना है कि 2030 तक मेरे कंट्री में मैं पीक पे पहुंच जाऊंगा। मतलब किसके पीक पे, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन के पीक पे। 2030 के बाद चाइना में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा चाइना ने टारगेट रखा है खुद के लिए। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल तो सबको पता होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के में क्या किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर हम लोगों ने मैंडेटरी टारगेट्स लगाए थे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया चाइना के ऊपर कोई टारगेट लगाए नहीं थे। चाइना ने खुद ही ये टारगेट लिया था कि 2030 के बाद मैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना शुरू कर दूंगा, और 2060 तक आते आते मैं जीरो पे पहुंच जाऊंगा। जीरो का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं करूंगा, जीरो का मतलब ये होता है कि जितना मैं रिलीज करूंगा उतना ही मैं एब्जॉर्ब करूंगा, तो जीरो हो जाएगा प्लस माइनस करने के बाद 2060 में।
अब बाइडेन जो भाई साहब हैं, बाइडेन कह रहे हैं चाइना को नहीं नहीं ये सर काफ़ी नहीं है। अगर 2100 तक हम लोगों को दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है तो ये आपकी एफर्ट काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 2060 है ना, प्लीज़ आपको 2040 कर दीजिए कि 2040 के बाद में न्यूट्रलिटी आ जाएगी। चाइना कहता है कि पागल हो क्या, इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो अगर मैं करूं, जब देखो जब आपके बीच में पॉलिटिकल टेंशन होती है ना तो इस तरह का कोलैबोरेशन होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाइना ने भी क्या शुरू किया, कार्बन ट्रेडिंग शुरू किया अपनी कंट्री में, ताकि वो ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर सके, अपनी कंट्री में जो है रीन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा एंगेज कर सके, उसको एनकरेज कर सके। उसके लिए चाइना ने कार्बन ट्रेडिंग शुरू की है। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी आपको मैं पहले बता चुका हूं। कार्बन ट्रेडिंग देखिए, एक बिल्कुल सिंगल लाइन में बताता हूं। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे कोई दो कंपनी है, एक कंपनी अगर वो सोलर पावर प्लांट लगाती है या ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करती है, दूसरी कंपनी जो है वो कोल पावर प्लांट लगाती है जो पोल्यूशन करते हैं, है ना। तो जो सोलर और ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करती है, इस कंपनी को जो है कार्बन कार्बन इसको बेनिफिट दिया जाता है, मतलब इसको ज्यादा इंसेंटिव दिए जाते हैं, इसको लोन वगैरह जो दिया जाता है वो भी कम रेट पे दिया जाता है, और इसको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जिसको ये स्टॉक मार्केट वगैरह में एक्सचेंज कर सकती है। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में कभी और डिटेल में करेंगे क्योंकि आधे पौने घंटे का टॉपिक है ये, कभी बीच में कोई एडिटोरियल आएगा अलग से इसको मैं आपको जरूर कराऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ फिलहाल यहाँ पे ये समझना है कि चाइना का जो टारगेट है, अमेरिका इसको फोर्स कर रहा है कि आप इस टारगेट को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाइए, मतलब अपने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको और कम कीजिए। चाइना कह रहा है कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला जो न्यूज़ आती है वो आती है ड्रग्स को लेके आती है। इंडिया ने जो है 26 पैक्ट किए हैं, कोई खास न्यूज़ नहीं है, छोड़ सकते हो। लेकिन इस आर्टिकल के बहाने मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया में दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे से ड्रग्स का धंधा चलता है। एक को बोला जाता है गोल्डन ट्राइएंगल और एक को बोला जाता है गोल्डन क्रीसेंट, और बीच में है देखो इंडिया। समस्या है ना, इंडिया के वेस्ट में और इंडिया के ईस्ट में दुनिया का ड्रग सेंटर है, यहां से पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई होती है। तो क्या यहां से इंडिया में नहीं होती होगी? डेफिनेटली होती है। हाँ, वो बात अलग है कि इंडिया में ज्यादा लोग हेरोइन और ये सब कम कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, बट स्टिल गोल्डन क्रेसेंट में आपका आ जाता है बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। बर्मा में इस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूस होता है, ओपियम से ही बनता है आपका हेरोइन वगैरह जो ड्रग्स होती हैं। गोल्डन क्रेसेंट में आपका आ जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। यहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस होता है। आप दोस्तों ये तालिबान की बात करते हो ना, आपको क्या लगता है तालिबान के पास पैसा कहां से आता है हथियार वगैरह खरीदने के लिए? वो सब आता है ओपियम से। ओपियम का खेल है सब, ओपियम ओपियम से, क्योंकि ड्रग्स बनाई जाती हैं, अलग अलग ड्रग्स। तो इसके लिए जो है एक 2016 में इस आर्टिकल के अंदर मेंशन ये बता देता हूं, एक हुआ था कोलंबो कोलंबो अग्रीमेंट हुआ था। कोलंबो तो पता है आपको कहाँ है, श्रीलंका के अंदर है ना। इसके अंदर ये जो है जितनी भी यहाँ पे लिटोरल कंट्रीज हैं, लगभग 18 लिटोरल कंट्रीज ने अग्रीमेंट किया था कि हम लोग ड्रग्स को, ये जो मैनेसिंग है ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है इसको दूर करेंगे। आपका बस ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए कोलंबो अग्रीमेंट कब हुआ था और कोलंबो अग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ड्रग्स से रिलेटेड है, आपको ये इतना पता होगा तो आपके प्रीलिम्स में काम हो जाएगा। तो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइएंगल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ड्रग जो भी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ जाती है भैया? वो जाती है ऑस्ट्रेलिया, वो जाती है यहाँ से अमेरिका, वहाँ से यूरोप, डायरेक्ट सप्लाई होती है दोस्तों, ठीक है। और जो अफगानिस्तान वगैरह में प्रोड्यूस होती है ये भी पूरा अफ्रीका के थ्रू और यूरोप के थ्रू पूरा चलता है यहाँ पे सिस्टम। चलिए, दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अगला जो हम लोग करने वाले हैं ये आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि मेजर एडिटोरियल आज का यही है, तालिबान के बारे में बात करेंगे। क्या इंडिया को तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान है यहाँ पे, अफगानिस्तान है यहाँ पे, है इंडिया, और ये है भैया हमारा जे एंड के में पीस रहे, शांति रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में भी शांति रहे। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे देखिए आप डूरेंट लाइन है ना, डूरेंट लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करते हैं। हालांकि इंडिया इस एरिया को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बट है तो इंडिया का पार्ट ही ना। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम बाद में हमारे जे.एंड.के में भी आ सकती है। तो इंडिया चाहता है कि यहाँ पे पीस बनी रहे, लेकिन इंडिया तालिबान के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं होना चाहता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है।
क्यों नहीं होना चाहता, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान ने ही इसको ओरिजिनेट किया था। तालिबान को इनिशियली जब यहाँ पे रशिया हुआ करता था, तो तालिबान ने रशिया को तो भगा दिया वापस, और पाकिस्तान को तालिबान का सपोर्ट वो लगातार जारी रहा। तो ये पूरी का पूरा इशू यहाँ पे हिस्ट्री तो मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। लेकिन आज का जो एडिटोरियल है वो कुछ और कहता है। आज का एडिटोरियल ये कहता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि कंदाहार जो एक सिटी है अफगानिस्तान के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, यहां पे इंडिया का कॉन्सुलेट था। देखिए, एक होती है एम्बेसी, एक होती है कॉन्सुलेट, मैं आपको बता चुका हूं। एम्बेसी होती है कैपिटल के अंदर में, एम्बेसी है इंडिया की काबुल में, और कंसुलेट तो है कई सिटीज में हो सकते हैं। ये एक्चुअली एम्बेसी के छोटे छोटे ऑफिस होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो कंदाहार में, क्योंकि तालिबान ने कंदाहार को घेर लिया था, वहां पे लड़ाई चल रही थी, तो इंडिया ने कंदाहार में अपना कंसुलेट को बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए, इंडिया के सामने समस्या ये है कि इंडिया जो है वो अफगान की गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट डील करती है, और ऊपर से जो तालिबान का जो थ्रेट है वो भी बिल्कुल रियल है। तो इंडिया कंफ्यूजन में है, क्या करे। आने वाले 6 महीने में, साल भर में वहां पे तालिबान का कंट्रोल होने वाला है कि नहीं। और इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर लगभग $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। तो इंडिया ने वहां पे जो एसेट्स हैं, इंडिया उसको कैसे करेगा। तो अफगान पॉलिसी जो है इंडिया के जो एसेट्स हैं, वहां पे जो इंडिया रोड्स बना रहा है, स्कूल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है ना, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये पूरे का पूरा जो जियो पॉलिटिक्स का मामला है। देखिए, अब तक क्या होता आया था, अब तक जो है इंडिया ने तालिबान के साथ कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। मॉस्को में पिछले साल तालिबान के लीडर जो है उन्होंने बातचीत की थी, जहां पे इंडिया ने अपना कोई भी ऑफिशियल मेंबर नहीं भेजा था। इन्होंने 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को भेज दिया था, क्योंकि ऑफिशियल नहीं था। क्योंकि देखिए, इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंडिया अफगान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है एज ऑफिशियल पावर। तो इसलिए हम लोगों यहाँ पे ऑफिशियल तो भेज नहीं सकते थे। 2020 में इंट्रा अफगान टॉक्स हुई थी, ये हुई थी दोहा के अंदर, जिसमें अमेरिका भी आया था, अफगानिस्तान की सरकार भी आई थी, ब्रिटेन भी आया था, फ्रांस भी आया था, सब लोग इसके अंदर आए थे। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसी तरह से इस साल इंडिया भी, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया जो है वो तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन इंडिया ने खुल के नहीं बोला है। इंडिया जो है पर्दे के पीछे तालिबान से बात कर रहा था, क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो तालिबान के अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट है ना वो सेफ रहे। तो इंडिया डायरेक्टली तालिबान को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसके पीछे कुछ कारण है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, कारण बता देता हूं आपको क्या है। जो अशरफ घानी है, जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, अगर हम तालिबान को डायरेक्ट सपोर्ट, मतलब सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूं, अगर हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेंगे या हम तालिबान के साथ डील करने लगेंगे, तो अफगानी भाई साहब क्या करेंगे, इंडिया से नाराज हो जाएंगे। इंडिया से नाराज होने के बाद वो क्या करेंगे, चाइना की हेल्प मांगेंगे। एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो शंघाई कॉरपोरेशन एससीओ को बोलेंगे कि प्लीज आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। तो इंडिया का जो स्टेक होल्डर है ना, इंडिया वहां पे वो कम हो जाएगा। इंडिया नहीं चाहता कि अशरफ घानी को हम लोग नाराज करें, वहां की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसको नाराज करें, इसलिए इंडिया तालिबान को डायरेक्टली एंगेज नहीं होता है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये भी है कि सरकार को खुद नहीं पता कि तालिबान में किसके साथ डील करें। कोई उनका एक पर्टिकुलर लीडर नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई एकदम लाइक एक हायरार्की नहीं है प्रॉपर, किससे बातचीत करें, ये भी तो प्रॉब्लम है। सारे के सारे अपने आप को बादशाह समझते हैं वहां पे, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, तालिबान की हमें इंटेंशन नहीं पता है क्या है। जो 20 साल पहले तालिबान था, क्या आज भी वही तालिबान है, उसकी इंडिया को लेकर डायरेक्ट पॉलिसी क्या है, क्योंकि उसने क्लियरली बताया नहीं है। हाँ, कई सारे ओकेजन पे ऐसा देखा गया है कि तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और कभी कभी उसने JNK के बारे में भी बोला है, कश्मीर के बारे में भी। लेकिन 20 साल पहले तालिबान जो था, क्या आज उसकी इंटेंशन चेंज हो गई है, वो भी हमें नहीं पता है। 20 साल पहले तालिबान खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आज भी करता है, ये नहीं पता। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आप डील नहीं कर सकते। ऊपर से पाकिस्तान वाला और कश्मीर वाला एंगल है ना, यहां पे ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए जी, आगे हमें बातचीत क्यों करनी चाहिए, अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। बातचीत इसलिए करनी चाहिए कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कंट्री को। प्रैक्टिकल ये है कि आप आज के समय की रियलिटी को समझिए। अफगानिस्तान में आज के समय में, अफगानिस्तान क्लेम करता है कि वो 85% एरिया पे कंट्रोल करता है, हालांकि 400 डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम पे तालिबान कंट्रोल कर रहा है।
तो आप प्रैक्टिकल तो यही है ना कि जिस जो कंट्रोल करता है उससे बातचीत कीजिए। अभी ब्रिटेन ने, यूके ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने कहा था कि जो भी आदमी तालिबान के अंदर पावर में आएगा मैं उसके साथ डील करूंगा। तो ब्रिटेन जब ये बोल सकता है तो इंडिया क्यों नहीं बोल सकता? तो वहां पे रियल पावर जो है वो है तालिबान, ठीक है, इसलिए उसके साथ हम लोग बातचीत करनी चाहिए। जब दूसरे लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इंडिया को भी कर लेना चाहिए। अमेरिका तालिबान को रिकॉग्नाइज कर चुका है, ब्रिटेन कर चुका है, फ्रांस कर चुका है, तो इंडिया को भी कर लेना चाहिए क्योंकि यही समय की मांग है। ऊपर से है यहाँ पे पाकिस्तान का एंगल। अगर इंडिया तालिबान के साथ डील नहीं करेगा तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो तालिबान इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डूरंड वाली लाइन में, ठीक है। देखिए, अगर इंडिया तालिबान के साथ बातचीत करेगा तो तालिबान भी इंडिया के लिए थोड़ा सा लीनियंट हो सकता है, लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे तो दुश्मनी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना, और पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा क्योंकि डूरंड लाइन के थ्रू इंडिया में वो डिस्टरबेंस करने की कोशिश करेगा। और फिर पहले वो डिस्टरबेंस जब आएगी तो जे तक भी आ सकती है। कश्मीर इशू यहाँ पे काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। और इंडिया के जो एसेट्स हैं तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, उनकी प्रोटेक्शन रहे, इसीलिए भी हम लोगों को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और इंडिया ने कुछ रिसेंट समय में कुछ सिग्नल भी दिए हैं तालिबान के साथ डील करने के, कि जैसे हम लोग बैक चैनल के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने सीज फायर किया है। फरवरी के महीने से अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, मतलब हमारी दोनों की जो फोर्सेस हैं बॉर्डर पे, उनके बीच में कोई भी बमबारी नहीं हुई है। काफी सालों के बाद इतने लंबे समय तक बॉर्डर पे पीस है, शांति है ना। ये भी कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को सिग्नल दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम लोग पीस बना के रखना चाहते हैं। कश्मीर के लीडर के साथ भी हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है ना। तो ये सारे के सारे सिग्नल यही शो करते हैं कि हम लोग अभी इस यहाँ पे इस एरिया में शांति चाहते हैं और उसके लिए हम लोग पॉजिटिव एफर्ट्स ले रहे हैं। तो बाद में कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो पास्ट है उसको भूलिए। पहले तालिबान का रिलेशन क्या था पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, उस चीज़ को छोड़िए, आप आज की सच्चाई को पहचानिए और तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। एंगेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे निकल के आता है। चलिए जी, अगला जो एडिटोरियल है ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। आप इसको छोड़ भी सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है। देखिए, आपने कभी ये सोचा है कि जो गांव होते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे प्रोड्यूस होती हैं, है ना, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो खाना हो, उसके बावजूद भी यहाँ पे पॉवर्टी है ना। फार्मर्स जो है वो पुअर हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अमीर होती हैं। फार्मर्स अगर बैंक्स में लोन लेने जाएं तो उनको लोन मिलता नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी लोन लेना जाती है उनको करोड़ों अरबों रुपए का लोन मिल जाता है। कभी आपने इस बात को सोचा है? जो वॉलमार्ट हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जो शिप बनाती हैं, जो स्टील पावर प्लांट कंपनी है, जो सालों से काम कर रही हैं, मतलब कई दशकों से ये कंपनियां काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी इनका मार्केटिंग कैप कम है। लेकिन जो कंपनियां कुछ समय पहले ही आई थी मार्केट में, जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन्फोसिस, इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है। ये कंपनी पिछले 15-20 साल में आई हैं, लेकिन इनकी वैल्यू देख लो कितनी ज्यादा है। लेकिन जो कंपनियां पिछले 50-60 साल 70 साल से काम कर रही हैं उनकी वैल्यूएशन नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आप सोचने वाली बात है। इन्होंने एग्जांपल दिया है मणिपाल ग्रुप का। मणिपाल ग्रुप के पास जो है कई 100 कॉलेज हैं, हजारों एकड़ इनके पास जमीन है, उसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों में बायजू की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा हो गई है। आज के समय में मणिपाल ग्रुप जो है वो बायजू ग्रुप का सिर्फ 5-7% होगा। तो कुछ कंपनियां इतने कम समय में इतना ज्यादा ग्रो कर रही हैं। जो ताज है, ताज होटल है, ओबरॉय होटल्स हैं, कितने सालों से हैं वो मार्केट के अंदर, उसके बावजूद भी जोमेटो कंपनी पिछले 5-7 साल में आई और ताज और ओबरॉय की वैल्यूएशन इनसे कम हो गई। ऐसा क्यों हो गया कि जो कंपनी पिछले 5-7 साल में आई हैं इनकी वैल्यूएशन आज के समय में इतनी ज्यादा हो गई है, और जो कंपनियां 50-60 साल से काम कर रही हैं ऑलरेडी मार्केट में ग्राउंड पे, इनकी वैल्यूएशन है नहीं उतनी ज्यादा। क्योंकि इसका कारण है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी कंपनी हैं, अमेजोन, फेसबुक, इन्फोसिस, ये सारी की सारी इंटरनेट कंपनीज हैं। जोमेटो ये इंटरनेट का यूज करके अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। तो आज के समय में दोस्तों इंफॉर्मेशन इज द की। अगर किसी कोई इंटरनेट का यूज करता है कंपनी तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि बबल है? इंटरनेट का यूज करके जो कंपनियां इतनी अमीर हो गई हैं, क्या ये हमेशा आगे भी रहेंगी? ऐसा जरूरी नहीं है, इट जस्ट ए इंटरनेट बबल। देखिए, कंक्लूजन सामने निकल के यही आता है कि ऐसा जरूर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, अपने ग्राउंड पे बिजनेस खोल के बैठे हैं, वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। ऐसा नहीं है कि अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट यही सिर्फ सेटिस्फाइड हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी होती हैं छोटे गांव में, कस्बों में, जो लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। जोमेटो, अमेजोन ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, क्योंकि ये तो इंटरनेट का यूज़ करके करती हैं। जो एक्चुअल में जो काम हो रहा है ना, वो हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। जो अर्थ एंड सोइल, जो कंपनियां, जो इंसान ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, वही एक्चुअल में जॉब क्रिएट कर रहे हैं और वही एक्चुअली इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो, छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको है नहीं। चलिए, अगला हम लोग करने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट द जीएसटी। देखिए, ये हैं केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इनके साथ बातचीत किया था, इंटरव्यू किया था, इसके इन्होंने थोड़ा जीएसटी के बारे में बताया है। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जब सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज अ होल। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जीएसटी भी जो है इसी की तरफ एक कदम उठाया गया था। जीएसटी के अंदर क्या होता है, देखिए जब जीएसटी आया था ना, तो कई सारे स्टेट्स को नुकसान हुआ था, उनको लॉस हुआ था। तो जीएसटी के अंदर यह प्रोविजन डाला गया था कि 5 सालों तक उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, सेंटर करेगा, जिसे कहा गया था जीएसटी कंपनसेशन। कि 5 सालों तक इन स्टेट को जीएसटी कंपनसेशन देगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जीएसटी का मतलब जीडीपी का, स्टेट जीडीपी का 4% तक बोरो कर सकती हैं। लेकिन कोविड के समय में क्योंकि स्टेट्स की इनकम कम हो गई है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप इसको प्लीज 5% कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टेट को ज्यादा नुकसान हुआ है, स्पेशली केरला को। केरला के अंदर इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली केरला को ज्यादा नुकसान हुआ है। एक चीज होती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और आर्टिकल 279(1) के थ्रू जीएसटी काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर डोमिनेट करता है, सेंट्रल डोमिनेट करता है, ये सबको पता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि स्टेट जो है वो सेंटर से जो है मदद मांगते रहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेंटर के हाथ में ही होते हैं, स्टेट के हाथ में कम होते हैं। तो इनका यही कहना है कि जो कंपनसेशन है आप उस कंपनसेशन को बढ़ाइए। और आपको ये पता ही है कि जो जीएसटी के अंदर जो कंपनसेशन है पहले वो 2022 तक दिया जा रहा था, लेकिन कोविड की सिचुएशन में जो है खराब हो गई थी। अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि ये कंपनसेशन आप अगले 5 साल तक और बढ़ा दीजिए प्लीज, और 5 साल। देखिए कई सारे देखिए ब्रिटेन, अमेरिका के अंदर भी जो है जीएसटी को लेके और इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। ब्रिटेन ने जो है वो ब्रेग्जिट कर दिया था, क्योंकि ब्रेग्जिट जब वो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के अंडर में था तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जो ये जो स्टेट हैं इंडिया के, ये भी जीएसटी से बाहर जाने की डिमांड करें, इसलिए जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, एक 1.2 लाख इंडियन चिल्ड्रन लॉस देयर केयर गिवर्स, मतलब कहने का ये है कि इंडिया के 1.9 लाख बच्चे या तो अपने एक या दोनों पेरेंट्स खो चुके हैं, कोविड के समय में उनकी डेथ हो चुकी है, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इंडिया तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे आता है मैक्सिको, दूसरे नंबर पे आता है ब्राजील। तो काफी खराब सिचुएशन है यहाँ पे, खराब। लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में आप बात करो ना, परसेंटेज टर्म में अगर बात करो तो इंडिया में यह परसेंटेज सिर्फ 0.3% है। लेकिन अगर इसी परसेंट का मैक्सिमम को देखो 3.5% है, ब्राजील में 2.4%, कंबोडिया में 2.3%। परसेंटेज वाइज इंडिया में बच्चे कम अनाथ हुए हैं, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो इंडिया में तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। इस स्टडी को किसने किया था, कई सारे जो है जैसे इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने मिलकर ये रिसर्च की थी, उन्होंने ये फाइंड आउट किया है जो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो लेट्स होप के फ्यूचर में कोविड वाली सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। और देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप एमसीक्यूज दे दीजिए करें। देखिए मुझे भी इस समय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर हूँ, तो कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली हम एमसीक्यूज भी देने लगेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम लोग कम्युनिटी टैब में डाल सकते हैं, आप कम्युनिटी टैब में उनको जाके वहाँ पे सोल्व कर सकते हो एमसीक्यूज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।